बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी। तो मैं सोच रहा था कैलकुलेशन आपको इतनी जल्दी क्लियर नहीं होनी, इससे मैंने इसको खुद से एक वीडियो में रिकॉर्ड किया और ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें आप एक डेफिनेशन के साथ साथ इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है जिसके ऊपर ये पाथ जिसको फॉलो कर रहा होता है उसकी एक इक्वेशन बनाएंगे, और इसकी मदद से जो इसके डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, रेंज हो गया, हाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल वर्क था जो कि मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। तो चलते हैं जी, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? Projectile motion is a two-dimensional motion of a body under constant acceleration due to gravity and inertia। यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन असल में टू डायमेंशनल है, और ये याद रखें इसमें आपने एक बॉडी को एक दफ़ा अगर लॉन्च कर दिया तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होगी। आप जस्ट इसे एक दफ़ा लॉन्च कर दें, बस आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी को 10-20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को फेंका और उसके बाद फिर वो बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अब अगर वो नीचे आती है तो दो चीज़ों के ज़ेर असर आएगी। एक तो ग्रेविटी है जो मुसलसल उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, और दूसरी उसका इनर्शिया होता है। तो दोनों की वजह से जो इनर्शिया और ग्रेविटी है उसकी वजह से जो पाथ फॉलो हो रहा होता है उसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, और इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो दिस इज अ टू डायमेंशनल। देखिए, एक बॉडी को अगर हम स्पेस में फेंके ना तो अक्सर हम कहते हैं कि स्पेस है तो फिर इसके थ्री एक्सिस होने चाहिए। तो फिर ये तो 3D हुआ, ये 2D कैसे हुआ? तो असल में जो 2D का जो कॉन्सेप्ट है, ये टू डायमेंशनल का, ये सिर्फ उसके लिए होता है कि अगर आप उसकी एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें। अगर आप उसकी एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं करते तो फिर ये थ्री डायमेंशनल है। इससे जो रियल में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो टू डायमेंशनल नहीं होती, फ्रिक्शन के इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पे आसानी की खातिर हमने ये किया हुआ है कि हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया, इसलिए ये एक टू डायमेंशनल मोशन होगी। आपको अगले पेज पे मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये नजर आ रहा है कि लेट आपने एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ लॉन्च किया। ठीक है, देखें यहाँ से ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आप उसको एक इनिशियल वेलोसिटी देते हो, ये एक वी नॉट वेलोसिटी है। तो फिर अगर मैं कहूँ कि जस्ट ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी तो आपको पता है कि ग्रेविटी तो इसको वर्टिकली डाउनवर्ड खींचेगी, लेकिन ये क्या कर रही है? ये ना तो नीचे आ रही है बल्कि ना ये ऊपर जाई जा रही, बल्कि ये इस तरह का एक पाथ है जिसको फॉलो करना शुरू कर गया। देखिए, ये जो पाथ है ये तो एक इस तरह की चीज में आ रहा है ना, तो ये तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना ये पैराबोलिक शेप में आ रही है। इसका मतलब है मैं ये नहीं कह सकता कि इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी है। तो इसके ऊपर ग्रेविटी भी है और इनर्शिया भी है। इनर्शिया ये होता है कि बॉडी चल रही है तो उससे कुछ देर वो चलती ही रहे। तो इन दो मोशन के ज़रिए असर जो एक पाथ बनता है, एक पैराबोलिक पाथ, इसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस करना है आज प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने अभी बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया। दोबारा ऊपर आते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन में दूसरी देने लगा हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। यानी जिस रास्ते पे एक प्रोजेक्टाइल मूव करता है उस रास्ते को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि डायग्राम मैंने शो किया है कि ये एक पैराबोलिक शेप है। अगर ये पैराबोलिक है, सो पैराबोलिक फॉर्म इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो एक प्रोजेक्टाइल का ये पार्ट जो पैराबोला बनता है, इसको आप एक इक्वेशन की मदद से शो करें, ये काम है जो हम यहाँ पे करने लगे हैं। So let us consider a projectile of mass m is projected from the launching position O in xy plane with initial velocity v naught, making an angle theta with x-axis. The position vector r at any point is given by, इस इक्वेशन को देख सकते हैं, ये एक पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर चूंकि ये टू डायमेंशन है तो ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे। यानी आर एक पोजीशन वेक्टर है जो एक्स आई प्लस वाई जे होगा। अगर ये थ्री डायमेंशनल होता तो मैं इसके साथ जी भी लगाता, जी के हेड, लेकिन चूंकि टू डायमेंशन तो दो तक ही रखूंगा। अब अगर देखा जाए तो इसके ऊपर ग्रेविटी का जो असर है, ग्रेविटी वो तो हर पॉइंट पे ऐसे होती है। यानी अगर मैं यहाँ कहूँ तो वो नीचे की तरफ है, यहाँ कहूँ तो नीचे की तरफ है, इधर कहूँ तो नीचे की तरफ है। यानी आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स असल में लग रही है ना वो ग्रेविटी की है, और ग्रेविटी किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन इनिशियली हमने उसे किधर फेंका? वर्टिकली अपवर्ड।
हमने तो उसको अपवर्ड मूव करवाया, लेकिन ये फोर्स किधर लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसलिए आप यहाँ पे जो फोर्स का एक्सप्रेशन देंगे वो इसके इस तरह से होगा कि वो एक्चुअली तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन माइनस साइन आपको देना पड़ेगा जो ये शो करेगा कि ये ऑपोजिट है, यानी आपने बॉडी को ऊपर भेजा है लेकिन वो ग्रेविटी किधर लग रही है, डाउनवर्ड। ऑपोजिट होने की वजह से मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा। जे हैड सिर्फ ये है कि ये वाई एक्सिस की तरफ है, सो एक्स वाला कंपोनेंट नहीं हम लेंगे। ग्रेविटी चूंकि वर्टिकल होती है इसलिए हमने फोर्स का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेना जो कि माइनस एम जी इंटू जे हैट होगा। फिर इस इक्वेशन को आप देखें न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। ये जो ए है, ए इज एक्सलरेशन, जो मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया कि एक्सलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट आर का, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैस है इस मैस से कैंसिल हो गया, तो बाकी जो चीज रहेगी डी स्क्र आर बाई डी टी स्क्र इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ जे हेड, ये एक चीज आपके पास रह जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मजीद देखते हैं कि इसमें और क्या हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद आपने वेलोसिटी एक्सप्रेशन निकालना है। देखो अगर आप आपके पास एक्सेलरेशन मौजूद है, डबल डेरिवेटिव मौजूद है और आपको वेलोसिटी चाहिए, दैट इज सिंगल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, तो डबल डेरिवेटिव से सिंगल डेरिवेटिव आने का एक ही तरीका है कि आप उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करें बोथ साइड पर, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जी के साथ कांस्टेंट है तो टी आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक इक्वेशन आपको मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर इंटीग्रेटिंग। तो बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस वेयर ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस ए की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेथड हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होता है तो आप उसके लिए बाउंड्री कंडीशन यूज करें। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन हमेशा आपने स्टार्ट करना होता है टी इज इक्वल टू जीरो पे। जैसे टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करोगे तो देखें जीरो जब टाइम था तो हमने उसको इनिशियली लॉन्च किया था, इसलिए जो डी आर बाई डी टी ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा, टी जीरो है और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो ये डी आर बाई डी टी की जगह पे वी नॉट आ जाएगा, टी की जगह पे जीरो रखें तो ए का आंसर क्या आएगा, वी नॉट। ए की वैल्यू दोबारा इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपको इक्वेशन 3 मिल जाएगी, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी जे हेड प्लस वी नॉट। dr by dt is actually the velocity at time t, where v naught is the velocity at time t is equal to 0, while dr by dt is the velocity at any time t। इसको डी आर बाई डी टी को मैंने वी रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद इसे कंपोनेंट्स निकालें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या फर्क पड़ा। तो वेलोसिटी चूंकि टू डायमेंशनल है तो इसको लिखा जाएगा वी एक्स आई हैड प्लस वी वाई जे हैड इज इक्वल टू माइनस जी टी जे हैड प्लस, ये वेलोसिटी बी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर भी एक छोटा सा एरो होना चाहिए ऐसे, तो ये वी नॉट एक्स आई है प्लस वी नॉट वाई जे है। ओ मतलब रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो आपने आई और जे यहाँ पे लिख लिए, फिर आपने दोनों को कंपेयर करना है, मतलब आई वाला कंपोनेंट आई के साथ और जे वाला कंपोनेंट जे के साथ। तो पहले आई वाला कंपोनेंट देखिएगा, आई वाला कंपोनेंट इस वक्त आपके पास कुछ इस शेप में आ रहा है, वी एक्स, ये एक आई इधर है जबकि इधर आपके पास सिर्फ ये वाला है। दोनों के कंपोनेंट को क्लियर करें तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, और जो वर्टिकल की तरफ होता है वो वी नॉट साइन थीटा होता है। इक्वेशन ए आ गई, जबकि आप वाई वाले कंपोनेंट को जब कंपेयर करोगे तो वाई वाले कंपोनेंट आपको कुछ ये वाले मिलेंगे, एक ये वाई है जबकि इधर आपको दो मिलेंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। यदि वी नॉट वाई माइनस जी टी इज इक्वल टू वी वाई, ये आ जाएगी वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपको क्या चीज मिल गई, आपको ये चीज मिल गई कि वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उनकी क्या क्या इक्वेशंस हैं। तो ये दो इक्वेशंस आपने यहाँ से फाइंड कर ली। उसके बाद दोबारा से वापस आता हूँ, ये जो डी आर बाई डी टी इक्वेशन नंबर 3 में डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी जे हैड प्लस वी नॉट है, तो अब इसका डेरिवेटिव भी खत्म करें ताकि आपको एक्स और वाई मिले। देखिए आपने जो फाइंड करना है, एक्चुअली आपने एक इक्वेशन निकालनी है
एक्स और वाई के दरमियान। तो जब तक आप ये डेरिवेटिव खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको एक्स और वाई नहीं मिलेगा। तो डी आर बाई डी टी को फिर से इंटीग्रेट करें ताकि आपको आर मिले। तो उसको जब आप इंटीग्रेट करोगे इक्वेशन 3 को, तो ये ऐसे मिलेगा, आर इज इक्वल टू माइनस जी टी स्केयर बाई टू। वो टी है ना, तो टी का डेरिवेटिव होगा टी स्केयर बाई टू। वी नॉट के साथ कांस्टेंट है तो टी आ जाएगा, प्लस बी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ भी आप बाउंड्री कंडीशन यूज करें, देखिए बाउंड्री कंडीशन t इज इक्वल टू जीरो, तो बॉडी इनिशियल पॉइंट पे थी, r इज इक्वल टू जीरो होगा। r भी जीरो पुट करो, t भी जीरो पुट करो, इधर भी t जीरो पुट करें, तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी। r जीरो पुट करोगे, t जीरो पुट करोगे, ये सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो b का आंसर कितना आएगा? जीरो। सो b जीरो ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर दें तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। r इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू जी टी स्क्र जे हैड प्लस वी नॉट टी। ये एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी कंपोनेंट्स फॉर्म में। तो ये बहुत क्लियर, आप इससे कंपोनेंट चले बनाते हैं। इससे कंपोनेंट जब आप बनाओगे, आर एक पोजीशन वेक्टर है विच इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इसी तरीके से माइनस हाफ जी टी के जे हेट एज इट इज रहेगा। वी नॉट के दो कंपोनेंट होंगे, वी नॉट एक्स आई प्लस वी नॉट वाई जे। फिर आप उसी तरह से दोनों को कंपेयर करें, एक्स आ जाएगा आई हेड के साथ और वाई आ जाएगा जे हेड के साथ। लो जी, ये दो मेजर इक्वेशन हैं जिनका हमारा टारगेट था एक्स और वाई निकालने का। तो ये दो इक्वेशन आपको, एक सी और डी इक्वेशन जो मिली, इसमें एक आपको एक्स मिल गया, एक आपको वाई मिल गया। अब आपने सिर्फ ये करना है, इन दोनों को इकट्ठा करना है, यानी कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है जो एक्स और वाई को कंबाइन करे। तो एक ही तरीका मुझे तो नजर आ रहा है, अगर मैं एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन लेना चाह रहा हूँ तो मुझे टी गायब करना होगा। तो टी इक्वेशन सी से टी निकालो, वो आएगा एक्स ओवर वी नॉट कॉस थीटा। तो ये टी की वैल्यू अब वाई वाली जो डी इक्वेशन है उसमें पुट कर दें। सी इक्वेशन से टी निकालो, उसको डी में पुट कर दें। तो ये सारी इक्वेशन को आप देखेंगे कि ये एक्स और वाई में शिफ्ट हो जाएगी। यानी इसमें आपको टी वाली जो बात है ना वो खत्म हो चुकी है, ये खत्म हो गया टी। आगे पूरी इक्वेशन आपको एक्स और वाई में मिलेगी। अब अगर मजीद थोड़ी थोड़ी चीजें देखें तो ये जो टेन थीटा है तो कांस्टेंट नंबर ही है ना, आपने किसी एक एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया तो ये कांस्टेंट नंबर है। इसके साथ अगर आप इस फैक्टर को देखेंगे ना, हाफ जी वी नॉट स्क्वायर इधर सीकेंड स्क्वायर, ये भी सारे कांस्टेंट है। वी नॉट इनिशियली आपने कांस्टेंट वेलोसिटी दी थी, कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है, तो ये सारा कुछ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फिर लेट कर लेता हूँ जी, टेन थीटा एक कांस्टेंट ए है और ये सारा बी है। तो फिर इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र। यानी आप इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्र। और जब भी इधर स्क्र होता है इधर y होता है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द पैराबोला। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस इक्वेशन से हमें एक बात क्लियर हुई कि ये एक पैराबोलिक शेप होते हैं। तो यहाँ आपने सबसे पहले प्रूव किया कि अगर आपसे एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ये बात पूछी जाए कि शो दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेजेक्ट्री इज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, तो ये सारा काम करना है जो मैंने यहाँ तक आपको करवाया। उसके बाद मजीद एक और इसके रिजल्ट्स हैं, मैं रिजल्ट्स अभी दूसरी वीडियो में शेयर करता हूँ। पहले आप इसकी ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना अच्छी तरह से सीख लें ताकि ये प्रॉब्लम आपको दोबारा ना आए। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप पहली वीडियो में रखें। सेकंड वीडियो में आपसे शेयर करूंगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहाँ तक पहले ट्रेजेक्ट्री का जो पार्ट है इसको अच्छी तरह समझें, इसको लिखें, बार बार लिखें। कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और कल मैं इंशाल्लाह इसको मज़ीद शेयर करूंगा आपके साथ। कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझे ज़रूर बताएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।